गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम देख लेते हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है विच इज़ रिलेटेड विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया? तो हुआ क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है अपना, जहां पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बोला है कि आप जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लाने की तैयारी करें। ऑलराइट, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह डिसीजन क्यों बताया? ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ, 17 कपल ऐसे थे जिन्होंने की एक पिटीशन फाइल की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां पर उनकी डिमांड थी किस चीज की, सीकिंग प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट लाइफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, हुआ क्या, ये जो 17 कपल थे वो इंटरफेथ मैरिज वाले कपल थे, यानी कि एक मुस्लिम एक हिंदू, इनकी शादी हुई थी आपस में। और रिसेंटली आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन एक्ट 2021। ये एक्ट पास किया गया जिसमें अगर आप दो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, खास करके अगर आप मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रही थी। क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहले तो वो थी डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको क्या करना है, शादी करनी है दूसरे रिलीजन में, ठीक है, और आपको अपना धर्म चेंज करना है, आप अपने रिलीजन को चेंज करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही अप्रूवल वगैरह लेने में काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, एक फाइनल पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट को आप क्या करें, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में लेकर आए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक कंट्री में रहने वाले सभी लोग क्या करें, एक जैसे नियम को फॉलो करें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम। क्या करना होगा, अगर आप एक कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो आप दोनों के ऊपर सेम लॉज एप्लीकेबल रहेंगे। अभी आपको पता होगा कुछ ऐसे लॉज जो कि खास करके सिविल मैटर्स होते हैं, जैसे कि शादी का मैटर हुआ, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह, एडॉप्शन के रूल्स होते हैं, ये हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था ट्रिपल तलाक। ठीक है, जैसे रिसेंटली क्या किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ऐसे लॉज हुआ करते थे जो कि अलग अलग गवर्न किए जाते थे हर एक रिलीजन के तौर पर। अब ये डिमांड उठ रही है, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा डायरेक्शंस दिए हैं कि अब ये सारे जो लॉज होते हैं ना, सिविल लॉज से रिलेटेड, उन्हें क्या किया जाए, कोडिफाई किया जाए और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया जाए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू होंगे या मुस्लिम, आप दोनों के ऊपर सेम लॉज एप्लीकेबल रहेंगे रिलेटेड विथ सिविल लॉज। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है प्री इंडिपेंडेंट एरा में। ठीक है, ब्रिटिश रूल में क्या होता है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कंट्री को गवर्न करने के लिए, अलग अलग लॉज थे, हर एक कम्युनिटी के अलग अलग लॉज थे। हिंदुज्म में भी बहुत सारे अलग अलग लॉज हुआ करते थे। तो उन्होंने BN राव एक कम्युनिटी बनाई जहां पर हिंदू लॉज को कोडिफाई किया गया इन 1941। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी इस बात की इंपॉर्टेंस समझते थे कि कैसे कंट्री को आगे चल के गवर्न करना है, और बहुत सारे अगर लॉज रहेंगे, हर एक रीजन के अलग अलग लॉज रहेंगे, तो कंट्री को गवर्न करने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर हमारी सोसाइटी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आर्टिकल 44 के अंडर, आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की कि आगे चल के आप क्या करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंट्री में लेकर आए। ठीक है, आर्टिकल 44 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, स्टेट्स के लिए गाइडेंस वगैरह, एज अ गाइडेंस इसको रखा गया। ठीक है, रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। एक बहुत फेमस केस है शाहबानो केस 1985 में, जो कि राजीव गांधी के टाइम पर हुआ था। और रिसेंटली सायरा बानो केस, जहां पर ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि वो कौन सा केस था जिसके बेसिस पर ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, तो वो था सायरा बानो केस ऑफ 2017। चलिए, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन। अगर आप एक कंट्री में रहते हैं और अलग अलग लॉस को फॉलो करते हैं, तो नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह जाती है। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो रिलीजन के जो लॉज हैं वो
अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज नहीं होते, वो बहुत पुराने लॉज है, जब से रिलीजन बना है तब से वो लॉज चले आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें LGBTQ कम्युनिटी की, ठीक है, इन कम्युनिटीज को कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है रिलीजियंस लॉज में। अगर मान लीजिए किसी दो गे को या फिर लेस्बियन को शादी करनी है आपस में, तो उनके बारे में कोई भी रिलीजन जो है वो स्पेसिफिक लॉज नहीं बताता है। इसीलिए भी लॉज को समय के साथ साथ चेंज होने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया ट्रिपल तलाक, ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी, वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप कंट्री में रह रहे हैं, एक ऐसी कंट्री जो कि सेकुलरिज्म है, सेकुलर कंट्री है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म को भी स्टैब्लिश करने में यूनिफॉर्म सिविल कोड हेल्प करता है। इसके अलावा सिंप्लीकेशंस ऑफ लॉज, अलग अलग लॉज रहेंगे, बहुत सारे लॉज रहेंगे, तो कंट्री को गवर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी, कई बार क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक लॉ रहेगा तो सिंप्लीफाइड रहेगा और जल्द से जल्द वर्डिक्ट आ पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, उसके बाद भी 2021 तक आज भी सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में लागू नहीं हो पाया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो वो है कम्युनल प्रैक्टिस, कम्युनल पॉलिटिक्स। आप सभी इस बात से बहुत अवेयर हैं, जब भी ऐसा कोई इशू होता है तो क्या हो जाते हैं, कम्युनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा साइड हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी भी ट्रिपल तलाक जो होता है तो बहुत सारे लोगों ने उसका भी विरोध किया था, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज बने रहते हैं, इसी कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक कंट्री में नहीं आ पाया है। इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं अगले सेक्शन आर्टिकल्स के, जहाँ पर हम इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस हमें डिस्कस करना है, वो है कुलभूषण जाधव केस। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ सालों से, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पे एक पूरी टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन है कुलभूषण जाधव और इनसे रिलेटेड केस है क्या। देखिए 2017 में इंडियन आर्मी ऑफिसर कुलभूषण जाधव, इन्हें अरेस्ट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान की मिलिट्री में इनके ऊपर केस चलता है और वहाँ पर इन्हें डेथ सेंटेंस दे दी जाती है। इनके ऊपर आरोप लगता है कि कुलभूषण जाधव जो हैं वो क्या कर रहे थे, वो पाकिस्तान में रहकर इंडियन गवर्नमेंट के लिए जासूसी वगैरह कर रहे थे। ऑलराइट, 2017 दिसंबर में इनकी वाइफ और इनकी मदर को अलाउ किया जाता है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इनसे जाकर मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया क्या करता है, 2017 के एंड में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस की डिमांड करता है। यानी कि जब कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस दी गई तो उन्हें काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड नहीं की, यानी कि कोई भी लॉयर उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर कि पाकिस्तान अलाउ करे कुलभूषण जाधव को कि उनके पास भी कोई लॉयर रहे। फाइनली 2019 में ये जजमेंट आता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इंडिया के फेवर में ये जजमेंट देता है कि हाँ, कुलभूषण जाधव को राइट है कि उनके उनके उनका जो पक्ष है उसे भी सामने रखा जाए, उन्हें काउंसलर एक्सेस दी जाए। ऑलराइट, फाइनली क्या हुआ है, पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं था जो कि उन्हें कंपेल करे कि आपको कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करनी है। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, ठीक है। इस लॉ में वो क्या करेंगे, लॉ का क्या नाम है, आप यहाँ पर लॉ का नाम देख सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021। इसके थ्रू कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दी जाएगी, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन काफ़ी दिनों से ख़राब रहे हैं, इस प्रकार की न्यूज़ आना एक पॉजिटिविटी को शो करता है और ये बात भी दिखाता है कि अब हो सकता है कि जल्द से जल्द इस केस में सुनवाई आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग्स नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले सेक्शन से जो कि है इंटरनल सिक्योरिटी। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहां पर हमें डिस्कस करना है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था और उस सर्वे के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेट को रैंक प्रोवाइड की है उनकी पुलिसिंग से रिलेटेड, यानी कि किस स्टेट में पुलिस जो है वो बेटर काम करती है इंडिया में। तो इसमें बिहार और यूपी की पुलिस ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है,
सबसे लोअर रैंक दी गई है इनको। तो ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो आंध्र प्रदेश की पुलिस को मिली है। आंध्र प्रदेश की पुलिस जो है वो सबसे अच्छा काम कर रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही पुलिस को अच्छी रैंकिंग दी गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सभी को पता है इंडिया में पुलिस की क्या कंडीशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम इनसे लिया जाता है, बहुत कम सैलरी इनको पे की जाती है। 24 घंटे की सैलरी है और 24 घंटे की जॉब है, सैलरी बहुत कम होती है, हाई प्रेशर में ये लोग काम करते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो इनके बारे में क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा, और आगे क्या क्या रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं, तो ये आपको सजेस्ट करना है। मेंस के लिए आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अगर हम कुछ नए इनिशिएटिव की बात करें तो रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जहां पर क्या दिया गया था, जहां पर अलग अलग जो भी पुलिस स्टेशन हैं उन्हें आपस में कंपीट कराया गया था ऑल ओवर इंडिया। इसमें सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक दी गई थी। कंट्री में टॉप की रैंक पर रहा था सदर बाजार पुलिस स्टेशन, जो कि दिल्ली में है, ऑलराइट। तो इससे होगा क्या, जब पुलिस स्टेशन आपस में compete करेंगे, ऑलराइट, जब ये आपस में compete करेंगे तो हाई परफॉर्मेंस डिमांड रहेगी। पुलिस आपस में compete करेगी तो एक दूसरे के साथ अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है पुलिस स्टेशन के बीच, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि इंडियन कल्चर। यहाँ पर हम हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है वो है अलेक्जेंडर एंड चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। क्या हुआ, क्यों अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य न्यूज में आए। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ऑलराइट, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट न्यूज में क्यों आया ये, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक बैटल हुआ था जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को डिफीट किया था, ऑलराइट। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसे डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, और दोनों के बारे में, दोनों ही पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं कि अलेक्जेंडर था कौन। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में एक जगह है एंशंट ग्रीस में, पहला यहाँ पर इसका जन्म हुआ था, ठीक है। एट द एज ऑफ 20 ये अपने फादर को सक्सीड करता है और ग्रीस का क्या बन जाता है, किंग बन जाता है, ऑलराइट। इसके नाम के आगे द ग्रेट टाइटल जुड़ जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों जुड़ा, बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री कंक्वेस्ट, ठीक है। इसका एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। जस्ट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ये दुनिया का सबसे बड़े एम्पायर को स्टैब्लिश करता है। इसका जो एम्पायर था वो मॉडर्न वेस्टर्न एशिया यानी कि इराक ईरान वाले रीजन से लेकर सेंट्रल एशियन रीजन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, उन एरियाज में फैला हुआ था। तो बहुत बड़ा एम्पायर इसका हुआ करता था, इसीलिए इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, ठीक है। इसकी मिलिट्री कंक्वेस्ट की बात करें तो इंडिया में ये आता है, और इंडिया में तक्षशिला के जो किंग हुआ करते थे वो इसके सामने सरेंडर कर देते हैं, उन्हें ये डिफीट कर देता है। फाइनली ये पोरस को भी डिफीट कर देता है। पोरस को डिफीट करने के बाद एक बैटल होता है, बैटल ऑफ हाइडास्पीस, ठीक है। इस बैटल में ये पोरस को डिफीट करता है और फाइनली ये एंटर करना चाहता था, इंडस को क्रॉस करके इंडिया में आना चाहता था, और इंडिया का जो गैंगेटिक रीजन्स है जिसके बारे में इसने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ था, वहाँ पर आकर अपनी किंगडम को फैलाना चाहता था। लेकिन होता क्या है कि इसकी जो आर्मी होती है वो इंडस को क्रॉस करने से मना कर देती है, ठीक है, क्योंकि पोरस के साथ बहुत ही इंटेंस बैटल होती है और बहुत मुश्किल से अलेक्जेंडर ये बैटल को जीत पाता है। तो आर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी अलेक्जेंडर की, कंटिन्यूसली वो बैटल कर रहे थे, तो वो इंडस को क्रॉस करने से मना कर देते हैं और वापस रिटर्न चला जाता है अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये था अलेक्जेंडर के बारे में शॉर्ट आर्टिकल। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फिर अलेक्जेंडर को, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो इंडिया में मौर्यन एम्पायर की नींव रखते हैं, और इस आगे चल के यही एम्पायर अशोका के अंडर में कंट्री का सबसे बड़ा एम्पायर बन जाता है, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर अशोका इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करता है, ऑलराइट। इसके बारे में आप बाकी की इंफॉर्मेशन अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है गुरु नानक देव जयंती के बारे में। रिसेंटली हमने गुरु नानक देव जयंती को सेलिब्रेट किया ऑन 19 नवंबर 2021। गुरु नानक देव थे कौन, तो गुरु नानक देव
सिखों के पहले गुरु थे। इसके साथ साथ सिखिज्म को स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति भी गुरु नानक देव ही थे। ऑलराइट, गुरु नानक देव का जन्म कहां पर होता है? तो गुरु नानक देव का जन्म एक विलेज में होता है, तालवंडी विलेज, जो कि नियर लाहौर, ठीक है, लाहौर में है। इसका नाम चेंज करके ननकना साहिब रख दिया गया है। ऑलराइट, ये उन लोगों में से एक है, उन पर्सनालिटीज में से एक है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरफेथ डायलॉग की शुरुआत की थी। इंटरफेथ डायलॉग यानी कि जो अलग अलग रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दूसरे जो भी रिलीजन है, वो एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। इनके बीच में इंटरफेथ होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उसके साथ साथ पीस होनी चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो कि पीस की बात करते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो कि इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी जो राइटिंग्स हैं या फिर इनके जो सरमन्स रहते हैं, जो स्पीच वगैरह ये देते हैं, उन्हें इंक्लूड किया जाता है आदि ग्रंथ साहिब में, जिसे कंपेल किया जाता है गुरु अर्जन देव के द्वारा, जो कि सिखों के 5th गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक देव की टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। इन्होंने पीस, हार्मनी की टीचिंग दी। इसके साथ साथ ये इक्वालिटी की भी बात करते थे। ठीक है, कास्टलेस सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी इंडिया में, कास्ट की सोसाइटी हुआ करती थी। ठीक है, 4 वर्ण हमने पढ़े हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जो वर्ण हुआ करते थे। तो ये क्या बात करते थे कि इंडिया में जो है कास्टलेस सोसाइटी, वर्ल्ड में कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, जहाँ पर कोई हायरार्की नहीं रहेगी। वुमेन्स की इक्वालिटी की बात किया करते थे। ये बोलते थे वुमेन्स के रिलेटेड, हाउ कैन दे बी इंफीरियर व्हेन दे गिव बर्थ टू मैन। ठीक है, तो इसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, वुमेन्स राइट को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, सिखिज्म को स्टैब्लिश किया और 3 बेसिक पिलर सिखिज्म के इन्होंने सामने रखे, जो कि हुआ करते थे नाम जपना, कीर्तन करना एंड वाद चखना। ठीक है, यानी कि कीर्तन करें, आप ईश्वर को याद करें। ठीक है, इसके साथ साथ ये लंगर की भी शुरुआत करते हैं, जो ओपन लंच होता है, लंगर होता है, जहाँ पर कितने भी लोग आ जाएं, सभी को खाना खिलाया जाता है, किसी को भी भूखे पेट नहीं भेजा जाता। उसकी भी शुरुआत गुरु नानक देव करते हैं। ठीक है, जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, इंडिया को जब ये टूर कर रहे थे, पूरे देश विदेश में घूम रहे थे, तो इनके साथ 2 कंपेनियन रहते हैं इनके, बाला भाई, भाई बाला, जो कि एक हिंदू रहते हैं, और एक भाई मर्दाना। ठीक है, ये एक मुस्लिम रहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम इनके कंपेनियन हुआ करते थे। तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज़्यादा इंटरफेथ की बात ये प्रमोट करते थे। ठीक, और रिसेंटली अगर हम बात करें तो दिल्ली में देखा भी गया है कि जब परमिशन वगैरह नहीं मिल रही थी कहीं पर नमाज वगैरह अदा करने के लिए, तो गुरु जो बहुत सारे जो हमारे गुरुद्वारे हैं वो सामने आते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पर आकर अपनी प्रेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बहुत अच्छी बात है ये। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।